हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इससे पहले हम आपको पता है कि हम अपना 11th का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं और हम उसमें आपका प्रोटिस्टा कंप्लीट कर चुके हैं। उससे आगे हमारा आज का टॉपिक है फंजाई। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग टॉपिक है, किंगडम फंजाई। और ये टॉपिक आपको सिर्फ क्लास 11th ही नहीं, क्लास 12th और के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी आप आगे बोर्ड एग्जाम्स या फिर जो नीट में आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हो, उसके लिए भी ये आपका टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो आज हम क्या करेंगे, फंजाई ग्रुप की जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनमें हाइफे, माइसीलियम, उनके एग्जांपल्स और उनकी सारी इंपॉर्टेंट फीचर्स हम डिटेल में समझेंगे। चलिए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज किंगडम फंजाई। आप सबको पता है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने इससे पहले किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा, दो किंगडम हमने कवर किए। दोनों में ही एक किंगडम, दोनों के दोनों मतलब आपके यूनिसेल्युलर थे, और एक आपके क्या थे, प्रोकैरियोट, और दूसरे थे आपके यूकैरियोट्स। हम उससे थोड़ा और अगर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कंप्लीट करने वाले हैं, तो अगर उससे थोड़ा और आगे बढ़े तो हम बात करते हैं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें सारे आपके यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म, यानी कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, या फिर जो थोड़े एडवांस ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें आपके शेल बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट रहते हैं, वो सब आपके इनमें प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट का मतलब होता है इनके शेल में प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और अगर हम बात करें, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ज्यादातर आपके हेट्रोट्रोफिक होते हैं, और मोस्टली इनमें से आपके क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। अगर हम एक ग्रुप एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्शन है इसमें यीस्ट, अगर हम एक यीस्ट को छोड़ दे तो आपके ज्यादातर जो आपके ऑर्गेनिज्म इसमें होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। यीस्ट की अगर बात करें तो यीस्ट आपका क्या होता है, ये सिंगल सेल से बना होता है, और यीस्ट आपका कैसा होता है, यूनिसेलुलर। यीस्ट आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंजाई, कि फंजाई कहाँ कहाँ आपकी डिस्ट्रीब्यूट होती है, कहाँ पाई जाती है। फंजाई एक्चुअली आपका कॉस्मोपॉलिशन होती है नेचर में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फंजाई जो होती है वो आपकी हर जगह पाई जाती है। कॉस्मोपॉलिशन का मतलब होता है कि एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि जो आपकी हर जगह, दुनिया के हर कोने में, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह आपकी प्रेजेंट मिले, उनको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिशन। और अगर हम बात करें कि ये स्पेशली कहाँ ग्रो कर जाते हैं, तो जो भी आपके वार्म प्लेसेस होते हैं, जहां पर आपकी नमी होती है या ज्यादा गर्मी होती है, मॉइस्ट एरियाज होगी, ह्यूमिड कंडीशंस होगी, तो ये वहां पर आपके ग्रो करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जब बारिश होती है तो पूरे में आपका नमी फैल जाती है, तो बारिश के टाइम पर जो फंजाई होते हैं वो आपकी वॉल्स पर भी क्या होती है, वो आपकी वॉल्स पर भी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। और जो आपके ब्रेड पर देखा होगा आपने, जब आप ब्रेड को बहुत टाइम तक रखे रहते हो या फिर आप किसी भी तरीके से, तो आपने देखा होगा कि ब्रेड पर क्या होता है, कुछ ग्रीन या फिर ब्लैक कलर का स्पॉट आपको देखने को मिलता है, तो वो भी क्या होता है कि आपका ब्रेड पर फंजाई ग्रो कर जाती है। या फिर वेट शूज, आपने घर में जूते जो होते हैं, मतलब वेट शू में भी आपका फंगल ग्रोथ हो जाता है, क्योंकि फंगल को सबसे ज्यादा पसंद है मॉइस्चर। जहां पे भी मॉइस्चर होगा, नमी होगा, वहां पर आपकी फंजाई ग्रो कर जाएगी, ठीक है। हम अगर बात करें कि हम फंजाई मतलब ब्रेड पर आप डेली लाइफ में देख सकते हो, दूसरे कुछ एग्जांपल्स होते हैं जैसे आपका मशरूम। मशरूम एक एडिबल फंजाई है, ये मैं आपको आगे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में कराऊंगी। मशरूम हो गया आपका टोरिस्टोल, ये थोड़ा पॉइजनस होता है, थोड़ा क्या मतलब पॉइजनस ही होता है, बट डेली लाइफ में हम इनको देख सकते हैं। तो आपको पता है फंजाई को हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। जो फंजाई होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, इसी वजह से इन्हें हम डिकम्पोजर भी कहते हैं। और ये ना इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करके रखते हैं। इकोसिस्टम में क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं। तो आप ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हो कि फंजाई को क्या बोलते हैं, हम डिकम्पोजर्स कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके पैरासिटिक फंजाई के बारे में, यहाँ एक पॉइंट लिखा है, व्हाइट स्पॉट और मस्टर्ड लीव्स आर कॉज्ड पैरासाइट फंजाई। मतलब कि क्या होता है, कुछ फंजाई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, ठीक है। ये हम इनके न्यूट्रिशन में भी पढ़ लेंगे, बट थोड़ा बता देती हूँ मैं कि जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, हम ऐसे फंजाई को क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक फंजाई कहते हैं। तो जैसे इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाता है मस्टर्ड प्लांट डिजीज, या फिर रस्ट डिजीज हो जाता है वीट प्लांट में, तो हम उनको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक फंजाई। ये प्लांट को क्या करते हैं, हार्म करते हैं, और जो आपकी प्लांट जो पूरी क्रॉप होती है उसको भी डैमेज कर जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, जो फंजाई होती है वो हेट्रोट्रोफिक होती है नेचर में,
फंजाई हेटेरोट्रोफिक क्यों होती है? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, इसलिए प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रोफिक होता है। बट फंजाई में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए फंजाई अपना फूड खुद नहीं बनाते। ठीक है, तो वो इसका मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं हेटेरोट्रोफिक इन नेचर। हम इस टॉपिक को आगे जब करेंगे, जब हम फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। ये सिर्फ थोड़ा इंट्रो है कि आपको पता चल जाए कि फंजाई की जो बेसिक फीचर्स या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो कौन कौन सी होती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, उनके हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, अगर हम यीस्ट को छोड़ दें, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि यीस्ट जो होता है वो सिंगल सेल से बना होता है, वो एक यूनिसेलुलर होता है। उसको अगर हम छोड़ दें तो ज्यादातर जो फंजाई होती है वो आपका मल्टी सेलुलर होते हैं और फिलामेंटियस होते हैं नेचर में। अगर हम उनकी बॉडी की बात करें तो उनकी बॉडी में ना बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं हाइफे। ये हाइफे जो होते हैं ये फंजाई की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो उनमें जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो शेल होती है। उसी तरीके से फंजाई की जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो होती है आपकी हाइफे। उनकी बॉडी जो होती है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं, जिसको हम हाइफे बोलते हैं। और ये फंजाई की क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। उसके बाद अगर हम बात करें माइसीलियम, जो है माइसीलियम फॉर्म होता है जब बहुत सारे हाइफे एक जगह मिल जाते हैं, वो तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइफे। सॉरी, माइसीलियम यानी कि बहुत सारे हाइफे मिलके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिनको हम बोलते हैं माइसीलियम। माइसीलियम एक्चुअली मेन बॉडी होती है आपकी फंजाई की। ठीक है, आपकी स्ट्रक्चरल जो यूनिट होगी वो हो गई आपकी हाइफे, और उनकी जो मेन बॉडी हो गई वो हो गई आपकी माइसीलियम। ठीक है, तो मैंने लिख भी दिया है कि माइसीलियम जो है वो आपका वेजिटेटिव बॉडी फॉर्म करते हैं, किसकी? फंजाई की। वेजिटेटिव बॉडी का मतलब होता है जो फंजाई की एक्चुअल ग्रोइंग बॉडी होती है, जिसको हम वेजिटेटिव बॉडी कहते हैं। ये किससे मिलकर बनी होती है? माइसीलियम से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर सकते हैं, तो फंजाई का आपको पता है कि जो फंजाई की शेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी रहती है। और काइटिन जो होता है वो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं उनके एक्सोस्केलेटन में भी मिलता है, बट यहाँ मेन वो है कि आपकी फंजाई की जो शेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी रहती है। फंजाई फूड स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और ऑयल्स। तो ये कुछ आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया हाइफे, तो हम थोड़ा हाइफे के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, अभी-अभी मैंने आपको हाइफे और माइसीलियम के बारे में बताया कुछ, कि उनका जो आपका स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो हाइफे होता है, जो मेन वेजिटेटिव बॉडी होती है वो माइसीलियम होती है। ठीक है? तो चलिए अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हाइफे के बारे में। मैंने आपको अभी-अभी ज़िक्र किया कि हाइफे जो होता है वो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है फंजाई का, और हाइफे मिलके जो फॉर्म करता है, बहुत सारे हाइफे मिलके एक बॉडी फॉर्म करते हैं, जो कि वेजिटेटिव बॉडी होती है फंजाई की, और उसको हम बोलते हैं माइसीलियम। तो अब हम पहले स्ट्रक्चर ऑफ हाइफे और माइसीलियम को देखते हैं। देखो, मान के चलो ये एक आपका स्पोर है, स्पोर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये आपका एक स्पोर है, जैसे फेवरेबल कंडीशंस हुई, जो भी इन्हें फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है, मतलब सही टेम्परेचर, मॉइस्चर, सारी चीजें जैसे ही उनको मिलेगी, तो ये जो स्पोर है ये ग्रो करेगी। बहुत सारी छोटी छोटी स्पोर मिलकर इस तरीके से एक फिलामेंटियस स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, जिसको हम बोलेंगे हाइफे। ये एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं हाइफे। ठीक है, उसके बाद हाइफे क्या होता है, और ज्यादा ग्रो करेगा, ग्रो करता रहेगा, और इस तरीके से एक नेट लाइक स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है। देखो, इस तरीके से एक हाइफे इधर से ग्रो हुआ, एक यहाँ से ऐसे, पूरा इस तरीके से ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम। तो आप ये कह सकते हो दैट नेटवर्क ऑफ हाइफे और द वेजिटेटिव बॉडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइसीलियम। तो इस तरीके से आपका हाइफे बनता है और आपका माइसीलियम फॉर्म होता है। अब अगर हम बात करें हाइफे की, तो हाइफे आपके दो तरीके के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइफे। दोनों ही आपके फंजाई में पाए जाते हैं, मतलब एक फंजाई में दोनों तरीके के नहीं पाए जाते, अलग अलग फंजाई में आपके कोई भी हाइफे प्रेजेंट हो सकता है। दैट इज सेप्टेट एंड एसेप्टेट। वो हाइफे जिनमें आपके हाइफे जो होते हैं उनके बीच में इस तरीके से क्रॉस वॉल्स होती हैं, और ये आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। जैसे देखो, ये आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टेट हाइफे। और ये जो बीच में वो लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको बोलते हैं सेप्टम या सेप्टा। तो जिनमें सेप्टा प्रेजेंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं? सेप्टेट हाइफे। और जिनमें ये जो क्रॉस वॉल्स होती हैं वो अब्सेंट होती है, उनको हम बोलते हैं एसेप्टेट हाइफे। देखो, इस तरीके से ये आपका एक क्या है, हाइफे है, उसमें जितने भी न्यूक्लियस है वो किसी वॉल से बाउंडेड नहीं है। ये बीच में आपका साइटोप्लाज्म है और ये बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी है ये आपकी
फंजाई की, जिसको हम बोलते हैं एसेप्टेट हाइफे। इसको हम कोइनोसाइटिक हाइफे भी बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ हाइफे, माइसीलियम एंड देन टाइप्स ऑफ हाइफे आपको समझ आ गया होगा। ये समझना बहुत जरूरी है, स्पोर से जर्मिनेशन होके मतलब ग्रो होने के बाद हाइफे और देन आपका माइसीलियम, क्योंकि जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हम उस टाइम पर पढ़ेंगे कि हाइफे और माइसीलियम किस तरीके से ग्रो होके एक स्पोर को जर्मिनेट करते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपका स्पोर से हाइफे जर्मिनेट होता है। अब उसके बाद अगर बात करें कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ दैट शेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। ये क्या करता है, आपका स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फंजाई को, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, कि फंजाई जो होते हैं वो अपना फूड किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं, तो एज यू ऑल नो दैट फंजाई आर हेटेरोट्रोफिक इन नेचर। लेकिन हेटेरोट्रोफिक में भी जितने भी टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोफिक हम पढ़ते हैं, उसमें हम अलग अलग फंजाई को पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो अपना रोल प्ले करते हैं या न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहले अगर हम हेटेरोट्रोफिक में बात करें, सेप्रोफाइटिक यानी कि ना हेटेरोट्रोफिक है तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। अब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड रहते हैं, ये तीन तरीके से। सेप्रोफाइटिक होती है, ये पैरासिटिक होती है, और ये कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ भी अपना फूड ऑब्टेन करती है, यानी कि नरिशमेंट गेन करती है। सेप्रोफाइट मैं आपको इतनी बार पढ़ा चुकी हूँ कि सेप्रोट्रोप्स या सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड और डेकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो वो फंजाई जो अपना क्या करती हैं, डेड और डेकिंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करती हैं, उनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक फंजाई। ये एक डिकम्पोजर की तरह काम करती है इकोसिस्टम में। तो इसमें भी कुछ आपके एग्जांपल्स हो जाते हैं, जैसे अगर हम बात करें, एक आपका फंजाई होता है म्यूकर, एक होता है आपका पेनिसिलियम। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे फंजाई के। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पैरासिटिक, कि पैरासिटिक कौन से होते हैं, इससे पहले जब हमने बहुत सारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा है तो उसमें हमने पैरासिटिक के बारे में भी पढ़ा। पैरासिटिक फंजाई वो होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। इनमें ये होता है कि समटाइम्स दे कैन कॉज डिजीज टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड समटाइम नॉट। कभी कभी वो क्या करते हैं, डिजीज कॉज कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें, पक्षी ने एक फंजाई है जो कि रस्ट डिजीज कॉज करता है प्लांट्स में, मेनली वीट प्लांट्स या फिर बार्ले प्लांट्स होते हैं, उनमें वो रस्ट डिजीज कॉज करता है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिम्बायोटिक, देखो आपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो चीजें पढ़ ली ऑलरेडी, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। थर्ड जो इनमें न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का मेथड होता है वो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन की अगर हम बात करें, तो सिम्बायोसिस एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म और दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, फायदा पहुंचाते हैं, यानी कि दोनों किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो उसमें फंजाई जो होता है वो किस तरीके से, ये दो तरीके से आपका रिलेशनशिप या फिर एसोसिएशन बना के रखता है। उसमें ये दो तरीके से होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लाइकेन्स की, तो लाइकेन क्या होता है, ये एक एसोसिएशन होता है या एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन फंगस एंड एल्गा, ठीक है। तो अब आपको पता है जो एल्गा होता है, एल्गा छोटे छोटे प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और आपको इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि एल्गा के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और जिनके पास भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो अपना फूड खुद बना सकते हैं। और फंजाई के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता तो वो अपना फूड खुद बना नहीं सकते। तो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं और ये बोलते हैं कि हम दोनों एक ऐसी रिलेशनशिप में रहते हैं जिससे दोनों को फायदा हो। तो ये क्या करते हैं, जिस आप दोनों के दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं और उसको हम बोलते हैं लाइकेन। और इसमें क्या करता है, एल्गा जो होता है वो फूड प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ, आपको इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, और जो फंगस होता है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन और वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा, ताकि एल्गा क्या करे, आराम से इजीली वो उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, और वाटर एंड मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करके देता है। और उससे फिर एल्गा क्या करता है, खाना बना लेता है। तो वो दोनों के दोनों इस तरीके से आपका क्या करते हैं, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, जिसको हम लाइकेन बोलते हैं। लाइकेन जब आप कहीं पे देखोगे तो आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे कि इसमें कौन सा पार्ट एल्गा है और कौन सा फंगस है। जैसे मान के चलो मैंने ये इस तरीके से आपका एल्गा पार्ट बना दिया, तो फंजाई जो होता है उसको इस तरीके से पूरा घेर लेता है, ऐसे पूरा सराउंड कर लेता है कि हम उसमें पहचान ही नहीं पाएंगे किसमें कौन सा आपका एल्गा है और कौन सा आपका फंजाई वाला पार्ट है। इसमें एक चीज और याद रखनी है कि जब लाइकेन में जो फंजाई पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं माइकोबायोएंट।
यानी कि द फंगल पार्ट प्रेजेंट इन एल्गा इज नोन एज माइकोबायंट एंड सेम आपका जो एल्गल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फाइकोबायंट। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है। एल्गल पार्ट इज नोन एज फाइकोबायंट एंड फंजाई पार्ट इज नोन एज माइकोबायंट। उसके बाद फिर दूसरा हम पढ़ते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, दूसरा दैट इज माइकोराइजा। ये भी एक एसोसिएशन होता है बिटवीन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। जैसे आपके कुछ हायर प्लांट्स होते हैं, एक आपका पाइन ट्री हो गया, ओक ट्री हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये आपके प्लांट्स की रूट्स के साथ, जैसे मान के चलो ये आपका एक हायर प्लांट है, हम इसको पाइन ट्री बोल सकते हैं, तो ये उनकी कुछ रूट्स है इस तरीके से, तो उनके रूट्स में जो फंजाई है वो इस तरीके से अपना घर बना लेती है रूट्स में ही। और ये क्या करती हैं, इनको वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देती हैं, जिससे प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। जब प्लांट फूड प्रिपेयर करता है तो वो बदले में इनको क्या दे देता है, फूड दे देता है। तो ये क्या करती हैं, आपको समझ आ गया। इस तरीके से इन दोनों में भी ऐसी रिलेशनशिप हो जिसमें जो फंजाई है वो किसी हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ रहती है, उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। उसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, कि फंजाई जो है वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करती है और अपने आप को ग्रो करती है। तो फंजाई जो होते हैं उसमें 3 तरीके का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एक नई फंजाई फॉर्म होती है डायरेक्टली फ्रॉम द वेजिटेटिव बॉडी, यानी कि जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम से ही एक नई फंजाई डायरेक्टली ग्रो हो जाती है। उसमें आपका किसी भी तरीके के जैसे ये कहते हैं कि डिफरेंट फंजाई का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो इसमें कौन-कौन से मेथड्स हो सकते हैं, जैसे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि टूट जाना। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाना चाहिए, जब मैं माइसीलियम बोलूँ दैट मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो माइसीलियम जो होता है वो छोटे-छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और हर एक फ्रेगमेंट डेवलप होके एक नई फंजाई को जन्म दे देता है, एक नया फंगस वो फॉर्म कर देता है। तो इससे क्या होता है, ये इजी मेथड है किसका, आपका मल्टीप्लिकेशन का। तो जो फ्रेगमेंटेशन होता है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो हेल्प करता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंजाई। सेकंड, अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, सेकंड होता है आपका फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है, जो पेरेंट शेल होता है वो डिवाइड होता है और दो डॉटर शेल में वो टूट जाता है, यानी कि वो डिवाइड होकर दो डॉटर शेल फॉर्म करता है। हर एक डॉटर शेल जो है वो अलग अलग नए इंडिविजुअल में, यानी कि नई फंजाई में ग्रो कर जाता है। जैसे यीस्ट, इसका एग्जाम्पल है यीस्ट। उसके बाद हम वेजिटेटिव में थर्ड पढ़ेंगे आपका बडिंग। बडिंग में क्या होता है, कि स्मॉल आउटग्रोथ, यानी कि जो आपका पेरेंट बॉडी है, यानी कि जो माइसीलियम है उस पे ना कहीं से एक बर्ड या एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है। फिर उसके बाद जो न्यूक्लियस है आपका, माइसीलियम में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है और जो एक न्यूक्लियस है वो आपका बर्ड में एंटर कर जाता है। फिर धीरे धीरे विद टाइम जो बर्ड होती है वो बड़ी हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है और सेपरेट होकर एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देती है। बडिंग और फिजन जो होता है वो आपको यीस्ट दोनों में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के थ्रू होता है। अब उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पोर क्या होता है। मैं पहले आपको स्पोर के बारे में बताऊंगी। तो सिर्फ ये याद रखना है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होता है। जैसे आपका कौन सी स्पोर होती है, वो कोनिडिया, उसमें आप पढ़ोगे एक्सोजिनस स्पोर, तभी आपको यही नहीं पता कि कोनिडिया, एक्सोजिनस, एंडोजिनस ये सब क्या होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली आपका कोनिडिया, ज़ूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, इनके थ्रू आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो पहले आपको मैं समझाऊंगी कि एक्सोजिनस स्पोर, ज़ूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर ये सब क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर पूरा पढ़ेंगे। तो इतना सिर्फ आपको याद रखना है कि जैसे फेवरेबल कंडीशंस आती है, स्पोर जो होता है वो जर्मिनेट हो जाता है और फॉर्म कर दे एक न्यू फंजाई को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर्स के थ्रू होता है। आपकी स्पोर्स भी दो तरीके की होती है, सेक्सुअल स्पोर्स एंड सेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर्स के थ्रू होता है, बट उनमें जो स्पोर्स होती है वो होती है आपकी oospore, एसिकोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। तो सबसे पहले हम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स को पढ़ते हैं और फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ रिप्रोडक्शन। तो चलिए हम पढ़ते हैं स्पोर के बारे में। स्पोर क्या होते हैं, ये आपके टाइनी माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि छोटे छोटे आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं फंजाई के, जो कि हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में और सर्वाइवल में। जब आपका कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो उनको हम बोलते हैं स्पोर।
मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस में वो आपको एक फंजाई को एज अ स्पोर सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, और जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाती है उनके लिए, उनको प्रॉपर जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उन्हें मिल जाती है, तो स्पोर जर्मिनेट करते हैं और एक नए फंगस को फॉर्म कर देते हैं। तो ये थी आपकी स्पोर की डेफिनेशन। अब कुछ स्पोर्स मैंने बोली थी, जैसे पीछे बोली थी कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, ज़ूस्पोर, ये सब। तो हम उनके टाइप्स पढ़ लेते हैं पहले स्पोर के ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स। जैसे फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग। अगर हम कवरिंग की बात करें, तो स्पोर जो होती है आपकी दो तरीके की होती है। पहली होती है आपकी एंडोजिनस और दूसरी होती है आपकी एक्सोजिनस स्पोर। एंडोजिनस जो स्पोर होती है, आपको पता है, इससे पहले भी मैंने पढ़ाया था आपका फ्रूटनिंग बॉडीज। तो आपको जैसे ये माइसीलियम है, माइसीलियम पे ऐसे फ्रूटनिंग बॉडीज डेवलप होती है जिनको हम रिप्रोडक्टिव यूनिटी भी बोलते हैं। तो उनके अंदर जो फ्रूटनिंग बॉडीज होती हैं, उन्हीं के अंदर या उनके सरफेस पर आपकी जो होती है स्पोर्स प्रेजेंट रहती हैं। तो वो स्पोर जो फ्रूटनिंग बॉडी के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, उनको हम बोलते हैं एंडोजिनस स्पोर। और इसका एग्जाम्पल है आपका एस्कोस्पोर। ठीक है। तो जो आपका एंडो का मतलब होता है इनसाइड, आप याद कर सकते हो, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। तो जो फ्रूटनिंग बॉडी के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगी, उसको हम बोलेंगे एंडोजिनस स्पोर। इसका आपको एग्जाम्पल भी याद रखना है, एस्कोस्पोर। फिर वो स्पोर्स जो आपका फ्रूटनिंग बॉडीज के सरफेस पे डेवलप होगी, इस तरीके से प्रोड्यूस होंगी, उनको हम बोलेंगे एक्सोजिनस स्पोर। और इसका एग्जांपल है कोनिडिया। जैसे मैं जब आपको कराऊंगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मैं इसमें बोलूंगी कि इसमें आपका कोनिडिया जो स्पोर होते हैं उसके थ्रू ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि कोनिडिया वो थे जो आपके ऐसे फ्रूटनिंग बॉडीज पे एक्सटर्नली डेवलप हुए थे। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं स्पोर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोर्टेलिटी। तो मोर्टेलिटी की अगर हम बात करें, तो मोर्टेलिटी के बेसिस पे स्पोर आपके दो तरीके के हो सकते हैं, मोर्टाइल एंड नॉन मोर्टाइल। मोर्टाइल वो स्पोर जो आपके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। यानी कि जो आपका मूवेबल स्पोर है, उनके पास फ्लैजिला होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, आपका मूव कर सकते हैं। जैसे उनके पास इस तरीके से फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, इजीली मूव कर जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है आपका ज़ूस्पोर। तो ज़ूस्पोर में जब भी ज़ूस्पोर बोलूँ तो याद आ जाना चाहिए कि ज़ूस्पोर जो है वो आपकी मोर्टाइल स्पोर है। फिर उसके बाद नॉन मोर्टाइल स्पोर, जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि वो मूवमेंट को शो नहीं करती, उनमें मूवमेंट एब्सेंट होती है, वो होती है आपकी नॉन मोर्टाइल। इसका एग्जांपल आपका स्पोरेंजियोस्पोर। तो मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोला था कोनिडिया के थ्रू, ज़ूस्पोर के थ्रू, स्पोरेंजियोस्पोर के थ्रू। तो वो कोनिडिया स्पोर ये रहे, ये आपके ज़ूस्पोर जिनमें आपका फ्लैजिला प्रेजेंट रहती है, मोर्टाइल होते हैं, और ये आपके स्पोरेंजियोस्पोर जो नॉन मोर्टाइल होते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं स्पोर ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, तो जो स्पोर होती है आपकी, वो भी दो तरीके की होती है, एसेक्सुअल स्पोर एंड सेक्सुअल। तो वो स्पोर जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे फॉर्म होती है बाय माइटोसिस, तो उनको हम एसेक्सुअल स्पोर बोलते हैं। जैसे कोनिडिया, ज़ूस्पोर एंड स्पोरेंजियोस्पोर। तो अब आपको कोनिडिया, ज़ूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर ये थोड़ा अननोन टर्म नहीं लगी होगी, क्योंकि अब आपको समझ आ गया कि ये कौन कौन सी है। सेक्सुअल स्पोर में वो स्पोर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद फॉर्म होते हैं, और उनमें एक प्रोसीजर होता है मियोसिस का। तो ये क्या करती है, इनकी वजह से ना फंजाई में जेनेटिक वेरिएशंस भी आ जाती हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया आपके एस्कोस्पोर, ऊस्पोर और बेसिडियो स्पोर। ये आपकी सेक्सुअल स्पोर्स हैं। तो स्पोर के बारे में आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हम वापस जाते हैं और हम पढ़ते हैं जो आपका सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि जिसमें आपकी स्पोर्स हेल्प कर रही थी, वो जो डिफरेंट स्पोर की हेल्प से हो रहा था। तो हम उसके बारे में अब जाके पढ़ते हैं, क्योंकि हमें अब मैं जितनी भी तरीके का स्पोर का नाम लूंगी तो वो हमें तुरंत ही समझ आ जाएगी। चलिए हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई में किस तरीके से पढ़ेंगे, देखो आपका, आपने पढ़ा कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपका स्पोर्स की वजह से होता है, डिफरेंट स्पोर्स। और वो स्पोर कौन कौन सी थी, कोनिडिया, ज़ूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर। तो इनमें होता क्या है, सबसे पहले जैसे मान के चलो ये एक आपका स्पोर है, तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, मैंने आपको माइसीलियम तक पहले ही बता दिया था, जब फेवरेबल कंडीशंस होगी आपका स्पोर ग्रो करेगी और एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी, जिसको हम बोलेंगे हाइफे। फिर बहुत सारे हाइफे मिलके एक नेटवर्क ऑफ हाइफे फॉर्म करेंगे, जिसको हम बोलेंगे माइसीलियम। ठीक है। अब क्या होता है,
जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं या इन्हें रिप्रोडक्शन करना होता है, तो माइसीलियम पर इस तरीके से आपकी फ्रूटनिंग बॉडीज डेवलप होती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो आपका स्पोर्स होती हैं वो एंडोजिनस होती है, यानी कि स्पोर्स फ्रूटनिंग बॉडी के अंदर फॉर्म होती है। तो उसका एग्जाम्पल जैसे आपका कोनिडिया, तो ये क्या करती हैं, आपका इनके अंदर इस तरीके से फॉर्म होती हैं, ठीक है। और जूस्पोर यानी कि आपका मोटाइल, और स्पोरेंजिस्पोर यानी कि आपका नॉन मोटाइल। तो ये सारे स्पोर फ्रूटनिंग बॉडीज के अंदर इनसाइड प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद देखो ऐसा आपकी स्पोर्स फॉर्म हो गई। फिर उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं किस मतलब इनमें से मान के चलो एक स्पोर में निकाल के लेके आ गई, तो ये स्पोर आपकी अभी एज इट इज उनमें पड़ी हुई है। और उन जब स्पोर आपकी बाहर आएगी तो स्पोर्स में क्या होता है, एक प्रोटेक्टिंग इस तरीके से लेयर रहती है, यानी कि उनकी प्रोटेक्टिंग उनके पास वॉल प्रेजेंट रहती है, जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर को प्रोटेक्ट करके रखती है। फिर जैसे फिर फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, स्पोर को जर्मिनेट करने का मौका मिलेगा, स्पोर फिर से दोबारा से क्या करेंगी, हाई पे फॉर्म करेंगी, फिर से माइसीलियम बनाएंगी, फिर से फ्रूटनिंग बॉडीज फॉर्म करेंगी, फिर बहुत सारी स्पोर्स निकल के आएंगी, और फिर फेवरेबल कंडीशंस होगी, हाइफे माइसीलियम, और इस तरीके से ये प्रोसीजर आपका चलता रहेगा। तो ऐसे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंजाई जो होती है स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है और एक नई बॉडी फंजाई की, और आपका ये कह सकते हो एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देती है। अब हम पढ़ेंगे सेम आओ प्रोसीजर ऑफ सेक्सुअल आपका रिप्रोडक्शन। लेकिन आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके दो पार्टनर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स, या फिर सिंपली ये कहो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, मियोसिस होता है। तो उससे पहले आपको समझना है ये सारी चीजें। सेक्सुअल साइकिल में मेनली तीन स्टेप्स आपके या तीन साइकिल इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले उनमें होता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी होता है जो आपके गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूजन, यानी कि सॉरी प्रोटोप्लाज्म, जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स में जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उनके फ्यूजन को हम बोलते हैं आपके प्लाज्मोगैमी। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म गैमेट्स। जो गैमेट्स होते हैं आपके वो मोटाइल और नॉन मोटाइल कोई भी हो सकते हैं। इससे आपका जो पहला स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं डाइकैरियोन, यानी कि आपका फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे डाइकैरियोन। फिर उसके बाद आपका होता है कैरियोगैमी, यानी कि कैरियोगैमी का क्या मतलब होता है, जिसमें आपका फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होता है और उसमें आपका फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। सबसे पहले आपका प्लाज्मोगैमी होगा जिसमें गैमेट्स का जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज करेगा। फिर उसके बाद फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होगा जिसको हम कैरियोगैमी बोल लेंगे, और उसमें आपका फॉर्मेशन होगा किसका, जाइगोट का। और लास्ट में फिर आपका होता है मियोसिस। मियोसिस होता है जाइगोट में, जिससे आपके सेक्सुअल स्पोर्स या फिर हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। मतलब सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होता है, आपका स्पोर्स ही तो बनने हैं। तो लास्ट में जब आपका जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट क्या करता है, जाइगोट में मियोसिस होता है जिससे आपके हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। अब देखो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही इजी डायग्राम के साथ आपको पूरा समझ आ जाएगा। जैसे आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स आपके इन्वॉल्व होने चाहिए। तो ये आपका माइसीलियम है, यानी कि आपका वेजिटेटिव बॉडी ऑफ एक फंगस, मतलब कोई भी आपका एक फंजाई, ये दूसरा फंजाई। यहाँ से गैमेट आपका फॉर्म हुआ, यहाँ से आपका गैमेट यानी कि स्पोर फॉर्म हुआ। तो फिर उसके बाद क्या होगा, दोनों के दोनों जो गैमेट्स हैं इनमें जो प्रोटोप्लाज्म है, दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएगा। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब इसमें आपका प्रोटोप्लाज्म फॉर्म होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको बोलते हैं डाइकैरियोन। तो यानी कि ये आपका क्या है, डाइकैरियोन स्ट्रक्चर है जिसमें आपका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, अब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद सेकेंड स्टेप होता है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होता है, ये जो दोनों न्यूक्लियस है ये दोनों के दोनों फ्यूज होते हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं जाइगोट। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर कैरियोगैमी। यहाँ आपका फॉर्म हो गया कौन, जाइगोट। जाइगोट में आपको बताया था, जाइगोट के बाद थर्ड जो स्टेप होता है वो होता है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, आपका हैप्लॉइड सेल्स जो होते हैं वो इस तरीके से, यानी कि स्पोर्स, इनको हम क्या बोल सकते हैं, स्पोर्स, आपके डिफरेंट स्पोर्स इस तरीके से फॉर्म हो जाती है। अब देखो उनके पास चार स्पोर्स हो गए। आपको पता है कि माइटोसिस में क्या होता है, आपका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो आपका हाफ हो जाता है, और आपका जो डॉटर सेल्स है वो कितनी फॉर्म होती है, चार आपका स्पोर्स फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो इनके पास 4 स्पोर हो गए। अब दोबारा से फिर जब इनको, अभी तो अनफेवरेबल कंडीशंस हो सकते हैं तो ये अपना कुछ टाइम रहेंगी ऐसे ही। जब भी फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी स्पोर फिर दोबारा से जर्मिनेट होंगी, हाई पे इस तरीके से आपका हाइफे फॉर्म करेंगी,
और आपका क्या करेंगी वो, फिर दोबारा से जर्मिनेट होके क्या बना देंगी, माइसीलियम बना देंगी। जैसे ही उन्हें फिर से आपको क्या मिलेगा, फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी। तो आपको इजीली ये बिल्कुल समझ आ गया। हाँ, एक और चीज कि आपके जो गैमेट्स होते हैं वो आपके हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए मैंने एन लिखा है। अब यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा दोनों का, एन प्लस एन, और जो जाइगोट होगा वो आपका डिप्लॉइड होगा नेचर में। फिर दोबारा से जब मियोसिस होगा तो आपका जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएगा, और जो शेल्स है वो आपकी स्पोर जो है वो दोबारा से कैसी फॉर्म होएगी, हैप्लॉइड। ठीक है, तो आपको आई होप ये स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये मैंने फंजाई के बारे में अपना लगभग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है, जितना भी आपको पढ़ना है, और एनसीईआरटी में भी इतना ही मेंशन है। उसके बाद हम कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई की बात कर लेते हैं। आपके फंजाई जो होते हैं वो एडिबल, मतलब हम 2-3 तरीके से इनको बोल सकते हैं, यूज़फुल और हार्मफुल फंजाई भी बोल सकते हैं, या फिर एडिबल और यूज़फुल बोल सकते हैं। जैसे एडिबल मतलब किसी न किसी तरीके से यूज़फुल, तो एडिबल वो फंजाई जो एडिबल होती है। एडिबल का मतलब होता है जिनको हम खा सकते हैं, जिनको हम एज़ अ फूड यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो फंजाई होती है, आपका जो फंगस होता है वो आपका रिच होता है प्रोटीन में, विटामिन में और मिनरल्स में। तो वो फंजाई जो खाने के लिए अच्छी होती है, यूज़फुल होती है, उनको हम बोलते हैं एडिबल फंजाई। इसमें आपका एग्जांपल्स हो गया जैसे मशरूम, मोराल्स एंड ट्रफल्स। और यीस्ट जो है, हम यीस्ट का भी यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ब्रेड मेकिंग में हम यीस्ट का यूज़ करते हैं, फर्मेंटेशन में, और जैसे आपका बियर में या फिर अल्कोहल प्रोडक्शन में हम यीस्ट का यूज़ करते हैं। तो ये आपका यूजफुल फंजाई है। कुछ आपकी नॉन एडिबल और हार्मफुल फंजाई होती है, यानी कि वो फंजाई जो बहुत हार्मफुल होती है, जो पॉइजनस होती है, और वो आपके प्लांट्स को, एनिमल्स को या ह्यूमंस को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी भी तरीके से डिफरेंट वे में नुकसान पहुंचा सकती है। वो कॉज कर सकती है आपका फूड पॉइजनिंग, प्लांट डिजीज, ह्यूमन इन्फेक्शंस। तो उनको हम बोलते हैं नॉन एडिबल और हार्मफुल फंजाई। इसमें आपका याद रख सकते हो जैसे आपका पक्षीनिया। तो पक्षीनिया क्या होता है, ये रस्ट डिजीज कोज करता है वीट प्लांट में, बार्ले प्लांट में। एक होता है आपका, जैसे आपका दूसरा होगा एमेनाइडा। तो ये क्या होता है आपका, मशरूम होता है, बट वो क्या होता है, पॉइजनस होता है नेचर में। तो ये आपके कुछ यूजफुल और नॉन यूजफुल फंजाई हो गए। और यहाँ हमारा जो पार्ट है फंजाई वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। विथ नोट्स और विथ एक्सप्लेनेशन मैंने ये आपको समझा दिया है। और आई होप कि इसके बाद आपको नोट्स की, और इन नोट्स के बाद अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत इजी लगेंगी, आपको पूरी चीजें आराम से समझ आ जाएंगी। तो आज की वीडियो में मैंने पूरा फंजाई आपको कवर करा दिया है। इससे अगली वीडियो में फिर हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे आपका फंजाई के बाद। तो चलिए तब तक आप वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का, और तब तक इन्हें याद कीजिए, पढ़िए, अपने नोट्स तैयार करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।